नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय ने अपने जो कॉन्सुलेट के स्टाफ सितवे के अंदर थे उन्हें शिफ्ट कर दिया है यनगांव के अंदर। वो कहा है कि म्यांमार के अंदर सिचुएशन और प्रिकेरियस हो रही है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो पूरी सिचुएशन है उसके ऊपर भारत की पैनी नजर है और अपने लोगों की सुरक्षा करने का प्रयास यहां पर भारत कर रही है। क्लियरली आप न्यूज के अंदर देख भी सकते हो। पर दोस्तों यहां पर बात आती है म्यांमार के अंदर क्या इशू उभर के आने, भारत के स्टेक्स यहां पर क्या लगे हैं और भारत यहां पर क्यों सिक्योरिटी चाहता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब केवल ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो हमारे सेंटर्स के अंदर जुड़ना तो आप बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप कहोगे कि सर ऑफलाइन सेंटर के अंदर अनअकैडमी के क्या बेनिफिट है, कई सारी और ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, उनमें से अनअकैडमी ही क्यों चुने? इन सारी चीजों के जवाब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ है उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये म्यांमार है, यहाँ पर ये सितवे रीजन है, ये है यनगांव। सितवे से यनगांव के अंदर स्टाफ को ट्रांसफर किया गया है। अब बात आती है ऐसा क्यों किया गया है, म्यांमार के अंदर सिक्योरिटी के ऐसे तो क्या इशू उभर के आ रहे हैं। तो देखो म्यांमार के अंदर क्या हुआ था कि पहले मिलिट्री गवर्नमेंट थी, फिर बड़ी मुश्किल से प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद म्यांमार में 2000 के दशक के अंदर 2008-9 के आसपास वापस से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टेब्लिश हुई। 2-3 बार इलेक्शन हुए। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट जिस पार्टी को सपोर्ट करती थी वो लगभग 2 बार से हार रही थी। मिलिट्री गवर्नमेंट को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद नए जो प्रेसिडेंट चुनी गई वो शपथ भी नहीं ले पाई। ठीक उसी समय पर मिलिट्री कू हो गया फरवरी 2021 के अंदर। इवन लोग जो है वो शपथ समारोह में जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जस्ट पीछे से पूरा एक आर्मी का काफिला आता हुआ दिख रहा था। और ऐसी कई सारी वीडियो जो है वो समय पे वायरल हुई थी। बट ये जो मिलिट्री कू हुआ और उसके बाद में जुंता गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ म्यांमार के अंदर, ये बहुत स्मूथ नहीं था। इवन जनता गवर्नमेंट के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। इनके लिए दो तरफ से इशू आने लगे, एक इंटरनेशनल लेवल से, एक इंटरनल लेवल से। इंटरनल लेवल पे इशू क्या थे? इंटरनल लेवल पे इशू ये थे कि कई सारे रेबल ग्रुप जो है वो उभर के आ गए। हुआ ये कि जब जुंता गवर्नमेंट पावर में आई तो लोगों ने कहा कि हमने तो किसी और पार्टी को इलेक्ट किया था, हमने तो बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया था, हमको तो अभी अभी फ्रीडम मिल रही थी, अचानक से हमारी फ्रीडम हमसे छीन गई और हमारे सामने जुंता गवर्नमेंट आके रह गई। तो जो मेजोरिटी पार्टी के लोग हैं उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और अधिकतर म्यांमार ने इस मिलिट्री कू के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसको फोर्सफुली दबाया गया जुंता गवर्नमेंट द्वारा हथियारों के जरिए, जिसके कारण से कई सारे रेबल ग्रुप म्यांमार के अंदर खड़े हो गए और ये रेबल ग्रुप रेबल आर्मी के रूप में देखने को मिले, जो इंटरनली लगातार जुंता गवर्नमेंट के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। वही इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली म्यांमार को आइसोलेट कर दिया गया, जिसके कारण से जुंता गवर्नमेंट और कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन लगे हुए हैं, यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं म्यांमार के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि डिप्लोमेटिकली म्यांमार एशियान का भाग है, पर एशियान एक ऐसी संस्था जो काफी मजबूत संस्था मानी जाती है, इसके अंदर कॉपरेशन बहुत ज्यादा। उस संस्थान की समिट के अंदर म्यांमार को बुलाया ही नहीं गया था। डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट होने के कारण जुंता गवर्नमेंट जो है वो लगातार कमजोर हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ देखो जुंता गवर्नमेंट के अंदर जो रूल कर रहे हैं वो टॉप के मिलिट्री ऑफिशियल है, पर ग्राउंड लेवल पे जो रेबल ग्रुप से लड़ाई कर रहे हैं वो कौन है? आर्मी के लोग हैं। वो किसी गांव से ही आए हुए हैं, गांव से ही सप्लाई किए गए, किसी शहर से सप्लाई किए गए। वो खुद देख रहे हैं कि यार हम जिनसे लड़ाई कर रहे हैं वो हमारे ही परिवारजनक है, हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारे ही गांव के लोग हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ आर्मी के लोगों ने तो डायरेक्टली ही सरेंडर कर दिया रेबल के सामने, कुछ को जबरदस्ती सरेंडर कराया गया। उनके आर्टिकल आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, जिसके कारण से आर्मी जो है वो सरेंडर कर रही है, रेबल ग्रुप जो है वो पावरफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है और रेबल ग्रुप ने म्यांमार के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, जिसके कारण से अब जुंता गवर्नमेंट भी कह रही है कि पॉलिटिकली चीजों को हैंडल करते हैं, बट वो पॉलिटिकली चीजों को हैंडल होता हुआ यहाँ पर कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है।
सिचुएशन और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रही है, लड़ाइयां जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे रेबल पावरफुल होते जा रहे हैं, लोकल लेवल पे लड़ाइयां जो है वो और तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से भारत के भी कई सारे स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भारत को भी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम भारत को देखने को मिल रही है, तो देखो म्यांमार के अंदर ना भारत ने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का भाग है म्यांमार, इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट है उसका भाग है म्यांमार। ऐसे कई सारे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो म्यांमार के अंदर बनाए जा रहे हैं, और जब ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं तो उस समय पर यहाँ पर युद्ध की स्थिति उभर के आना, एक सिविल वॉर की स्थिति उभर के आना डायरेक्टली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर थ्रेट है। भारत ने म्यांमार के अंदर लगभग 1.736 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है 2000 से 2023 के बीच में। ये इन्वेस्टमेंट भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कई सारी भारतीय कंपनियों ने म्यांमार के अंदर ज्वाइंट वेंचर खोले हुए हैं, जैसे भारतीय एयरटेल ने ज्वाइंट वेंचर खोला है म्यांमार श्वेतोंग ग्रुप के साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। वहीं कई सारी भारतीय कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है म्यांमार के अंदर खोले हुए थे। ओएनजीसी विदेश, गेल इंडिया, ये ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन म्यांमार के अंदर कर रहे थे। तो इकोनॉमिकली भारत का नुकसान यहाँ पर क्लियरली होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर देखो सीधी सी चीज है, अगर म्यांमार में इनस्टेबिलिटी होगी तो कई सारे लोग युद्ध जो नहीं लड़ रहे हैं उनको तकलीफें आएंगी, वो म्यांमार में रहना नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पर जो सिविल वॉर की स्थिति उभर के आ रही है उसकी वजह से एक पुल फैक्टर क्रिएट हो रहा है, तो लोग यहाँ से माइग्रेट होंगे, भारत के अंदर आएंगे, और वो आ भी रहे हैं, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। वही तीसरी तरफ ऐसी सारी चीजों के चलते म्यांमार के अंदर ना फिर इलीगल चीजें ज्यादा होने लगेंगी। ऑलरेडी ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग है, और म्यांमार ने पिछले साल अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है ड्रग्स वगैरह बनाने में, खास रूप से मैरिजुआना को बनाने में, जिसके कारण भारत के अंदर ये सारा मैरिजुआना नशीली पदार्थ है भारत के अंदर आने लगेंगी, जिसके कारण से और ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेंगी। कई सारे स्मगलिंग, नार्कोटिक प्रोडक्ट, वेपन, अम्युनिशन, इन सारी चीजों का आवागमन होगा। वहीं देखो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसी है, ऐसी कंडीशन में हथियारों का आवागमन होना, स्मगलिंग होना, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी का होना एक सेफ ग्राउंड के रूप में उन इंसर्जेंट को काम आएगा। तो भारत के अंदर इंसर्जेंसी भी बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में भारत को इस प्रॉब्लम से बहुत ध्यान से गुजरना पड़ेगा। इसी कारण से भारत जो है सबसे पहला काम ये कर रहा है कि जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, इस बॉर्डर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहे, स्मगलिंग वगैरह रोकी जाए, लोगों का आवागमन रोका जाए, ताकि रेफ्यूजी क्राइसिस ना हो। इन चीजों के लिए भारत ने स्मार्ट फेंस को लगाने की बात की है। फ्री मूवमेंट रिजाइम जो इंडिया और म्यांमार के बीच में था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें इंडिया और म्यांमार के बीच में देखने को मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अब केवल ऑनलाइन नहीं है बल्कि ऑफलाइन भी आ चुके हैं। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। आप बिल्कुल से उनके ऊपर विजिट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इन ऑफलाइन सेंटर के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो देखो सबसे कम रेट में सबसे बेस्ट क्वालिटी के टीचर सबसे अच्छे कोर्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। 1-on-1 हैंड होल्डिंग करी जाएगी, मेंटरशिप आप लोगों को दी जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी इसी कोर्स के अंदर मिलने वाली है। ये सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। और भी बेनिफिट जाना तो इस वीडियो को एंड तक देखना।